तो दोस्तों आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे बहुसंस्कृतवाद कहा जाता है या मल्टीकल्चरलिज्म कहा जाता है। तो मल्टीकल्चरलिज्म क्या है? मतलब मल्टीकल्चरलिज्म में ये किया जाता है कि हर कल्चर की आप जो डिग्निटी है उसको आप मेंटेन करिए, यानी कि हर कल्चर की जो विशिष्टता है, जो स्पेशलिटी है, उसको आप महत्व दीजिए। जो माइनॉरिटीज सेक्शन है उनके भी बातों को आप मानिए। ऐसा नहीं है कि उनके जो कल्चर है, उनका रहन सहन, उनकी खान पान पद्धति है, उनको आप दरकिनार कर दें। जो बहुमत का कल्चर होता है उससे इतर जो बहुसंस्कृतवाद होता है उसमें हर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी जो रहन सहन है, उसकी जो खान पान पद्धति है, प्रतिनिधित्व के अधिकारों को इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। चलिए इसको पढ़ते हैं, बहु कल्चरलिज्म को, बहुसंस्कृतवाद को, मल्टीकल्चरलिज्म को। तो सामंजस्य के खिलाफ विविधता को संतुलित करने के प्रयासों को साधारणतः बहुसंस्कृतवाद कहा जाता है। सामंजस्य के खिलाफ विविधता को संतुलित करने के लिए भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं। भारत में हिंदू भी हैं, भारत में मुस्लिम भी हैं, भारत में सिख भी हैं, भारत में ईसाई भी हैं। तो उनको संतुलित करने के प्रयासों को क्या कहा जाता है? बहुसंस्कृतवाद कहा जाता है। बहुसंस्कृतवाद और इल डिफाइंड टर्म। तो बहुसंस्कृतवाद एक इल डिफाइंड टर्म है, एक व्यापक और इल डिफाइंड टर्म है। तो इसे किसी भी प्रकार से ट्रीट किया जा सकता है बहुसंस्कृतवाद को। तो इसे जो परिभाषित किया गया है, बहुत खरीद तरीके से इसको परिभाषित किया गया। इसे नस्ली, जाति या भाषा पर आधारित सांस्कृतिक भेदभाव पर ये जोर देता है। यह न केवल सांस्कृतिक विविधता को पहचानता है बल्कि यह भी जानता है कि ऐसे विविधताओं का सम्मान किया जाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से इनकी पुष्टि होनी चाहिए। तो सांस्कृतिक जो विविधता है, फॉर एग्जाम्पल भारत में जो सांस्कृतिक विविधता है, न केवल इसको ये पहचानता है कि हाँ भारत में सांस्कृतिक विविधता है, भारत में विभिन्न धर्म, समुदाय, जाति के लोग इकट्ठा रहते हैं, बल्कि उन विविधताओं का सम्मान भी किया जाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से इनकी पुष्टि हो। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29-30 में इसकी सार्वजनिक रूप से पुष्टि भी की गई है। बहुसंस्कृतवाद पहचान या अस्मिता की राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां प्रत्येक संस्कृति या समूह की विशिष्ट पहचान, रीति रिवाज, मान्यताएं, भाषा व संस्कृति को सम्मान दिया जाता है। प्रत्येक संस्कृति या समूह, फॉर एग्जाम्पल भारत में मुस्लिम है या पारसी हैं, तो उनकी जो विशिष्ट पहचान है, उनके रीति रिवाज है, मान्यता है, भाषा है, साहित्य है, उनको सम्मान दिया जाता है। फिर बहुसंस्कृतवाद में अप्रवासियों, जातीय, भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों, अश्वेतों, मूलवासियों, समलैंगिकों के लिए समान अधिकार, विशिष्ट अधिकार, गरिमा व पहचान की मांग की जाती है। तो समान अधिकार की बात की जाती है जो अल्पसंख्यक हैं, अप्रवासी हैं, तो उनके लिए समान अधिकार, विशिष्ट अधिकार और गरिमा व पहचान की मांग की जाती है। चाहे वो म्यांमार के रोहिंग्या हो, कनाडा के क्यूबेक प्रांतवासी हो, या स्पेन का कैटलोनिया वासी हो, या इराक के कुर्द हो, या श्रीलंका के तमिल हो, सभी अपनी स्वायत्ता एवं विशिष्ट भाषाई, जातीय या धार्मिक पहचान को कायम रखना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति या हर समुदाय अपने विशिष्ट जो भाषाई, जातीय या धार्मिक पहचान है उसको कायम रखना चाहता है। इससे पहले हम लोगों ने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा था, या पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था इंटरनेशनल रिलेशन में। तो वही है कि हर व्यक्ति अपनी विशिष्ट पहचान को कायम रखना चाहता है। तो उसको कायम रखने के लिए जो महत्वपूर्ण जरिया है वो है बहुसंस्कृतवाद। बहुसंस्कृतवाद इनकी पहचान और स्वायत्ता का समर्थन करता है। वर्तमान में जिस प्रकार से अब काइंड ऑफ एक ग्लोबल वर्ल्ड बन चुका है, जहां पर जो राष्ट्र राज्य की सीमाएं हैं टूट चुकी हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा प्रासंगिक उभर कर सामने आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्तमान समय में जो एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पर आप जैसे भारत में है, भारत में अगर आप किसी एक समुदाय, अल्पसंख्यक या किसी जातिगत को आप दबाने का प्रयास करेंगे या उनके जो पहचान है, स्वायत्ता का समर्थन नहीं करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं, वही बात है कि जो मिल कहता है कि आप फिर जो स्वायत्त आवाजें हैं उनको आप दबा रहे हैं, आप ट्रुथ को दबा रहे हैं, आप अपनी जर्नी जो ट्रुथ की है उसको डिले कर रहे हैं, अगर आप किसी भी एक व्यक्ति, समुदाय या जाति की बातों को दरकिनार कर रहे हैं। विभिन्न जाति, सांस्कृतिक समूह व उनके राष्ट्र। तो क्यूबेकॉइज, ये क्यूबेक प्रांत कनाडा में रहते हैं। फिर कैंटलन्स या कैंटोलिनिया या बास्कवासी, ये स्पेन में रहते हैं। फिर फ्लेमिश या फ्लैंस प्रांत, ये बेल्जियम में है। फिर बेल्स या स्कॉटिश, ये ब्रिटेन में है। लोम्बार्डी या बेनेटो, ये इटली में है। बाबरिया, ये जर्मनी में है। रेड इंडियंस, ये यूएसए में है। माओरी, ये न्यूजीलैंड में है। फिर कंसरिकावासी, ये फ्रांस में है। रोहिंग्या म्यांमार के हैं। उइगर, ये सिंजियांग प्रांत चीन के हैं, सिंजियांग प्रांत है चीन में, उसके हैं। फिर तमिल में, श्रीलंका में तमिल है। कुर्द व
कुर्द ये इराक व तुर्की से रिलेटेड एथनिक ग्रुप हैं। पहचान की राजनीति के वैश्विक महत्व को रेखांकित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक 1950 के दशक के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन का विकास है, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन। क्योंकि माइग्रेशन हुआ है, तो जैसे इस अगर वेस्ट में माइग्रेशन होता है तो वहाँ पर ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा हैं, तो अब माइग्रेशन हुआ है, हिंदुओं का भी हुआ है, मुसलमानों का भी हुआ है, अन्य सिख ईसाई सभी का हुआ है। तो आप अगर उनकी जो विशिष्ट पहचान है उसको महत्व नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप फिर चीज़ों को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जिसके दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। टेररिज्म जैसी जो भावनाएं हैं, टेररिज्म क्यों फैला? ये इसीलिए फैला कि आप कुछ लोगों समुदायों की जो भावनाएं हैं उनको आप अच्छे से नहीं ले रहे हैं। 1980 के दशक के बाद दुनिया भर में सीमा पर प्रवासन यानी माइग्रेशन एक महत्वपूर्ण घटना रही है, जिससे कुछ लोगों ने पृथ्वी को हाइपर मोबाइल प्लेनेट के रूप में दर्शाया कि जो प्लेनेट है वो हाइपर मोबाइल हो गया है। हर व्यक्ति अब बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड हो चुका है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, अल्जीरिया, रवांडा, युगांडा से लेकर इराक व अफगानिस्तान के क्षेत्रों में युद्ध, जातीय संघर्ष और राजनीतिक उथल पुथल के परिणाम स्वरूप शरणार्थियों की संख्या बढ़ गई है। तो हमने देखा है कि अरब वर्ल्ड में जिस प्रकार से सीरिया में, ईरान, इराक, युगांडा और यहाँ जो अफ्रीका जैसे देश हैं वहाँ पर जिस प्रकार से अस्थिरता आ गई है, तो लोग अपनी जान बचा बचा करके भाग रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की ओर भाग रहे हैं। तो ये एक पहला कारण है जो इंटरनेशनल माइग्रेशन बढ़ा है उसके कारण। दूसरा है आर्थिक वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन को बढ़ाया है। तब चूंकि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, राष्ट्र राज्य की सीमाएं धूमिल हुई हैं, इकोनॉमी और ज़्यादा इंटीग्रेट हुई है, तो नेचुरली भी लोगों का माइग्रेशन होता है बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए एक देश से दूसरे देश में। इस प्रकार 1990 के दशक में बहुसंस्कृतवाद व्यापक राजनीतिक बहस वाली अवधारणा बन गई। इसका प्रथम कारण 1980 या 1990 के दशक में शीत युद्ध के पतन के बाद क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। धरती हाइपर मोबाइल प्लेनेट बन गई। द्वितीय, इसका दूसरा कारण क्या था कि आर्थिक भूमंडलीकरण ने भी अप्रवासन को बढ़ाया है। जो इकोनॉमिक, वही बात है, इकोनॉमिक जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो वस्तुओं सेवाओं का एक देश से दूसरे देश में बहुत ही तेजी से माइग्रेशन हुआ है। तीसरा, इस्लामाबाद 2001 के आतंक के खिलाफ युद्ध तथा जैसा कि सैमुअल पर हंटिंगटन ने प्रसिद्ध अवधारणा दी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ने मानवता व पहचान के मुद्दों को केंद्रीय विषय बनाया है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय तक एक इमिग्रेंट सोसाइटी के रूप में बहुसांस्कृतिक समाज रहा है। बहुसंस्कृत समाज को काले चेतना आंदोलन यानी कि ब्लैक कॉन्शियसनेस मूवमेंट के रूप में नहीं बल्कि एक सकारात्मक कार्यवाही के रूप में स्वीकार किया गया है। बहुसंस्कृतवाद को एक अफर्मेटिव एक्शन जो हुआ है वो बहुसंस्कृतवाद ही है। क्यों? क्योंकि आप जो दूसरे अश्वेत कम्युनिटी के लोग हैं उनकी आप भावनाओं को, उनके आप कल्चर को आप एक प्रकार से रिकॉग्निशन दे रहे हो। बहुसंस्कृतवाद का उद्भव कैसे होता है? तो ये बेसिकली एक नवीन अवधारणा है जो 1960 के दशक में अमेरिकन अश्वेत आंदोलनकारी आंदोलन से उभरी थी। 1980 और 1990 के दशक में ये अपने चरम स्वरूप को प्राप्त करती है। सर्वप्रथम विविधता के मुद्दे से निपटने के लिए इसका प्रयोग कनाडा में किया गया। 1971 में कनाडा में द्विभाषी ढांचे के भीतर बहुसंस्कृतवाद को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के लिए इसका प्रावधान किया गया। कनाडा ने 1988 में प्रसिद्ध बहुसंस्कृतवाद अधिनियम मल्टीकल्चरलिज्म एक्ट बनाया। कब? 1988 में। किसने? कनाडा ने सबसे पहले। यह एक्ट कनाडाई समाज की सांस्कृतिक, भाषाई व नस्ली विविधता को व्यक्त करता है। यह अधिनियम क्यूबेक वासी यानी फ्रेंच भाषी की मांगों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। यह एक्ट कनाडा को विषम या असममात्रिक संघ असिमेट्रिकल फेडरेशन बनाता है, जहां एक प्रांत को अन्य प्रांतों से ज्यादा स्वायत्ता व अधिकार है। तो एक प्रांत को अन्य प्रांत से ज्यादा स्वायत्ता दी गई। जैसे भारत में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर उनको ज्यादा ऑटोनॉमी, जो उनके जो काइंड ऑफ जो निचले लेवल के जो संस्थान हैं उनको, जैसे ग्राम पंचायत लेवल के या अदर लेवल के जो संस्थान है वहां पर ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई। रीजन भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर उनको ऑटोनॉमी दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो कल्चर है, उनको सिक्योर रखने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी 1970 के दशक में खुद को औपचारिक रूप से बहुसांस्कृतिक देश घोषित कर दिया। 1970 के दशक की शुरुआत से ऑस्ट्रेलिया अपने मूल निवासियों के अधिकारों की स्वीकृति के माध्यम से अपने बढ़ते एशियाईकरण की मान्यता के रूप में बहुसंस्कृतवाद के लिए आधिकारिक रूप से प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में 1978 में गालबेली रिपोर्ट याद रखिएगा, के द्वारा बहुसंस्कृतवाद को मान्यता प्रदान की गई और इसके अनुसार एक बहुसांस्कृतिक समाज के विकास का लाभ सभी ऑस्ट्रेलियन नागरिकों को मिलने पर इसमें बल दिया गया। लेकिन 1988 की फिट्ज
रैन लेकिन 1988 की फिट्जरैल्ड रिपोर्ट द्वारा आवर्जन नीति में संशोधन करने का सुझाव दिया गया और बहुसंस्कृतवाद को ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं माना गया। ब्रिटेन सरकार द्वारा जारी श्वेत पत्र सिक्योर बॉर्डर सेफ हेवन 2002 में आती है में भी बहुसंस्कृतवाद को सीमित किया गया। सेफ बॉर्डर सेफ हेवन सिक्योर बॉर्डर सेफ हेवन 2002 में पुस्तक आती है में भी बहुसंस्कृतवाद को सीमित किया गया। बहुसंस्कृतवाद के सिद्धांत और व्यवहार पर उदार बहुसंस्कृतवादी व्यक्तिवादियों का वर्चस्व रहा है जो सांस्कृतिक विविधता को उदारवादी प्रतिमानों के रूप में देखते हैं। तो इसमें उदार जो लिबरल मल्टीकल्चरिस्ट हैं, जो इंडिविजुअलिस्ट हैं, उनका वर्चस्व इसमें रहा है, जो सांस्कृतिक विविधता को उदारवादी प्रतिमान के रूप में देखते हैं। सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता के इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थकों में पियरे टुंड्रो और बिल किमलिका शामिल है। ये सांस्कृतिक विविधता में स्वतंत्रता और चयन को उदारवाद की प्रतिबद्धता के रूप में सही ठहराते हैं। सांस्कृतिक विविधता में स्वतंत्रता व चयन को उदारवाद की प्रतिबद्धता के रूप में सही ठहराते हैं। बहुसंस्कृतवाद तो ये समुदायवाद और उत्तर आधुनिकतावाद के गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। बहुसंस्कृतवाद ये समुदायवाद यानी जो समुदायवादी थिंकर कौन कौन से वाल्टेयर हैं, टेलर हैं, तो आदि से तथा उत्तर आधुनिकतावाद से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि समुदायवादी भी कलेक्टिविटी पर फोकस करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, लोगों के जो स्वहित हैं या जो लोगों के काइंड ऑफ जो कल्चरल इंटरेस्ट हैं उनकी बात करते हैं। इसी प्रकार जो उत्तर आधुनिकतावादी हैं वो भी इसी तरह की कुछ बातें करते हैं। तो यह बहुसंख्यकवाद व बहुमत की दादागिरी का विरोध करता है। बेसिकली ये टायरनी ऑफ मेजोरिटी का विरोध करता है कि बहुसंख्यकवाद या बहुमत का शासन नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा लेख से हट के देखते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद जो 1970 के बाद प्रभावी हुआ, जिसे मिशेल फूको, डेरिडा का कॉन्सेप्ट है डिकंस्ट्रक्शन या विखंडनवाद, लियोटार्ड आदि ने गति दी। यह इस बात पर विश्वास करता है कि कोई भी निरपेक्ष सत्य नहीं होता है। कोई भी विचार ना तो पूर्ण सत्य होता है ना असत्य होता है। तो कोई भी विचार ना तो पूर्ण रूप से सत्य होता है ना तो असत्य होता है, और कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ तो है ही नहीं जिसे हम इसका हम प्रतिपादन कर सकें। अधिकांश व्यक्ति सामान्य बुद्धि के होते हैं, अतः रात को कमरे में लाइट बंद कर दी जाए तो उनकी एक सेट मानसिकता व विचार है कि अंधेरा हो गया है, जबकि कहाँ अंधेरा हुआ है अंधेरा, खिड़कियों से चांद की रोशनी आ रही है ना। तो ये बात है, अगर इस रात में अगर कमरा बंद कर दिया जाए और तो व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी, एक सामान्य व्यक्ति की, लाइट बंद हो गई है, अंधेरा हो गया। लेकिन अब ये तो सोचो कि अंधेरा कहाँ हुआ, चंद्रमा से रोशनी तो आ रही है ना, बात ये है, खिड़कियों से चांद की रोशनी आ रही है। यानी वे सरल रूप से केवल प्रकाश व अंधेरे को ही समझते हैं, जबकि ना तो पूर्ण प्रकाश होता है ना अंधेरा होता है। इस प्रकार उत्तर आधुनिकतावादी मानते हैं कि ये राष्ट्र एक संस्कृति, समान भाषा, समान वेशभूषा, एक जैसी विचार प्रणाली आधुनिकतावाद की देन है तथा बुद्ध के द्वेष भाव यानी या तो सत्य है या सत्य है पर निर्भर है, जबकि बुद्धि के बहुभाव होते हैं। तो हम केवल बाइनरी टर्म में लोगों को देखते हैं, है नहीं, लेकिन उसके बीच भी कुछ हो सकता है। एक ऐसी चीज हो सकती है कि है भी नहीं भी हो सकता है। तो वही बात है, आप स्त्री पुरुष के रूप में चीजों को देख रहे हैं, हो सकता है थर्ड जेंडर भी हो, जो ना हो तो स्त्री हो ना तो पुरुष हो। तो कोई भी सत्य पूर्णतः सत्य नहीं होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ कुछ नहीं होता है। एनी अंडरस्टैंडिंग कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आप सोचते हैं कि जैसे सूर्य पूरब से उगता है, हो सकता है परिवर्तन कुछ ऐसा आ जाए कि सूर्य पश्चिम से उग जाए, एक समय ऐसा आ जाए। तो कोई सार्वभौमिक चीजें तो है नहीं, कोई भी ट्रूथ सत्य नहीं होता है। पहले के जमाने में जो सती प्रथा थी वो लोगों के लिए सत्य था, लेकिन आज उसका कोई अस्तित्व नहीं, दास्ता आज खत्म हो चुकी है। तो यही बात है कि उत्तर आधुनिकतावादी विचारधाराओं आइडियोलॉजीज को सिर्फ महान वृत्तांत या महान कथाएं ही कहते हैं, जो कि एक पक्षी है। ये काइंड ऑफ नरेशन की बात करते हैं, मेटा नरेशन की बात करते हैं, मेटा आइडियोलॉजी की बात करते हैं कि आप एक महान वृत्तांत बना रहे हो कि ऐसा ही है, उदारवादी व्यवस्था ही सबसे अच्छी है। हो सकता है कोई और व्यवस्था अच्छी हो जाए, क्या उदारवादी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है? अच्छा ही अच्छा होता, पूंजीवादी व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो 2007 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आता? तो आप बाइनरी टर्म में चीजों को एक्सप्लेन करना बंद कर दीजिए, एब्सोल्यूट टर्म में कि ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं, कुछ अलग भी हो सकता है। अल्पसंख्यक या बहुसांस्कृतिक अधिकारों का विचार कभी कभी विशेष अधिकारों के रूप में देखा जाता है, स्पेशल राइट्स के रूप में देखा जाता है। ये
व्यक्ति की बजाय समूह से संबंधित होते हैं, जहां परंपरागत उदारवाद व्यक्तिगत अधिकारों का पक्षधर है, जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो इंडिविजुअल राइट्स को समर्थन करता है, वहीं समुदायवाद व बहुसंस्कृतवाद कलेक्टिव राइट्स की बात करता है, समुदाय के राइट की बात करता है, समूह के राइट की बात करता है। इसकी पहली व्यवस्थित विवेचना बिल किमलिका ने की थी, कब? 1989 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर, जो कि 1989 में आई थी। लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर। बहुसंस्कृतवाद के विषय पर होने वाला वाद विवाद मुख्य रूप से उदारवादियों व समुदायवादियों के बीच है। तो ये जो वाद विवाद है मल्टीकल्चरलिज्म पर, ये जो वाद विवाद है ये बेसिकली उदारवादियों और समुदायवादियों के बीच है। अब रॉल्स, जो कि एक उदारवादी थिंकर है, तर्क संगत बहुलवाद का कॉन्सेप्ट देते हैं, रीजनेबल प्लूरलिज्म की बात करते हैं। हमने जब रॉल्स को पढ़ा था तो बताया था कि रीजनेबल प्लूरलिज्म क्या है। तो लोग हो सकता है कि सभी मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कल्चरल मुद्दे पर भारत के लोग एक दूसरे से सहमत ना हो, जात के मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत ना हो, लेकिन रीजनेबल प्लूरलिज्म ये कहता है कि जो काइंड ऑफ कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पर लोग सर्व सहमति व्यक्त कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है, भारत का लोकतंत्र है, उसको चाहे व्यक्ति हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति स्वीकार कर रहा है कि भारत में डेमोक्रेसी है ना, भारत में लोकतंत्र है, भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी बात माननी है, भारत की जो जुडिशरी है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। ये बातें ऐसी हैं जो पॉलिटिकल स्फीयर में हम लोग एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां पर आम सहमति हो जाती है। पूर्ण सहमति तो कभी हो ही नहीं सकती, आम सहमति है कि हाँ भारत में डेमोक्रेसी है, भारत का ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है। कल्चरल स्फीयर में हम एक दूसरे को विरोध कर सकते हैं या एक दूसरे से सहमति नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल स्फीयर है वहां पर तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आम सहमति व्यक्त किए हुए, तभी तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आज इतना विस्तृत रूप से काम कर रहा है, नहीं तो भारत भी थर्ड वर्ल्ड की तरह खत्म हो गया होता, खत्म हो गया इन द सेंस कि अथॉरिटेरियन स्टेट में तब्दील हो गया होता। तो ये बात है, ये है रीजनेबल प्लूरलिज्म की, हर मुद्दों पर नहीं लेकिन कुछ मुद्दों पर आप एक सहमति व्यक्त करते हैं कि हाँ जो तर्कपूर्ण मुद्दे हैं उस पर तो आप सहमति व्यक्त करते हैं। भिखू पारिक, बयान बेरी बहुसंस्कृतवाद के उत्तरदायी की उदारवादी परंपरा से असहमत हैं। दोनों ने इस बहस को आगे बढ़ाया है। बहुसंस्कृतवाद मूलतः समूह आधारित अवधारणा है, ये ग्रुप बेस्ड अवधारणा है जो सामाजिक विविधता का सकारात्मक समर्थन करती है, जो सोशल डाइवर्सिटी होती है उसका पॉजिटिवली उसका समर्थन करती है। इसका मुख्य आधार एकता के भीतर विविधता है, डाइवर्सिटी विद इन यूनिटी या यूनिटी इन डाइवर्सिटी की ये बात करता है। जैसे भारत में बहुत सारे कल्चर हैं लेकिन डाइवर्सिटी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिटी है, ना कि विविधता में एकता। तो ये यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी की बात नहीं करता है या उसको नहीं मानता है। यह सांस्कृतिक विविधता व राष्ट्रीय एकता का सम्मिलन चाहता है कि हमारी जो कल्चरल काइंड ऑफ डाइवर्सिटी हो और राष्ट्रीय एकता आपस में इंटर मिंगल हो जाए। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को मान्यता व आत्मसम्मान के अधिकार का यह कट्टर समर्थक है। फिर बहुसंस्कृतवाद सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्रीय एकता के खतरे के रूप में नहीं देखता, यह उनका संरक्षण करना चाहता है। बहुसंस्कृतवाद का केंद्रीय अर्थ है कि किसी देश के सार्वजनिक जीवन में सभी सांस्कृतिक समूहों को बराबर की स्थिति प्रदान की जाए। किसी देश के सार्वजनिक जीवन में सभी सांस्कृतिक समूहों को बराबरी की स्थिति प्रदान की जाए। बहुसंस्कृतवाद के सभी रूपों में केंद्रीय विषय यह है कि इसमें व्यक्तिगत पहचान सांस्कृतिक रूप से अंतर्निहित है। इसमें व्यक्तिगत पहचान सांस्कृतिक रूप से अंतर्निहित है। लोग बड़े पैमाने पर दुनिया की अपनी समझ और नैतिक विश्वासों के ढांचों को उस संस्कृति से प्राप्त करते हैं जिसमें वे रहते हैं और विकसित होते हैं। अवधारणा के स्तर पर इसके दो आयाम होते हैं। एक आयाम तो यह है कि यह सांस्कृतिक विविधता के तथ्य को हमारे सामने रखता है। यह सांस्कृतिक विविधता को नकारात्मक नहीं मानता है, इसके लिए वह एक सकारात्मक मूल्य है, उसको पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए और उसके संरक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा आयाम आदर्शात्मक या मूल्य परक है। तो बहुसंस्कृतवाद एक वास्तविकता के वर्णन के साथ साथ एक आदर्श भी है। उस आदर्श को व्यवहार में परिणत करने के लिए लोकतांत्रिक सरकारों के लिए कुछ नीतियों का सुझाव देता है। यह सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ संस्थागत प्रारूप को भी प्रभावशाली या प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम में समवर्ती संघवाद यानी कंसोसिएशनल फेडरलिज्म के रूप में ये उभरता है। फिर आयरलैंड में पावर शेयरिंग व बोस्निया व
हर्जेगोविना में ये बहुस्तरीय शासन यानी मल्टी लेवल गवर्नमेंट के रूप में बहुसंस्कृतवाद लागू होता है। अब बहुसंस्कृतवाद के भीतर केंद्रीय विषय या बहुसंस्कृतवाद की विशेषताएं, तो इसमें मान्यता की राजनीति होती है, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन होती है। फिर पहचान और संस्कृति की राजनीति, तो पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर। अल्पसंख्यक अधिकारों की बात इसमें की जाएगी और इसमें एकता में विविधता की बात की जाएगी कि डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की डाइवर्सिटी तो है लेकिन उसमें भी यूनिटी होनी चाहिए। अल्पसंख्यक अधिकारों की बात की जाती है विशेषकर इसमें।